लेसन 4 में पढ़ना है, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा पढ़ने से पहले हमें विद्युत के बारे में परिचय लेना होगा, विद्युत के बारे में जान लेना होगा, विद्युत धारा के बारे में जान लेना होगा, है ना। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं हम कि यदि आप आज हमें देख पा रहे हैं अपने मोबाइल में, तो इसका मेन अहम भूमिका इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स बने हुए हैं, फैन, आज इस गर्मी के दिनों में आप कूल महसूस करते हैं कूलर से, आप घर पे बैठे मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, ये सभी विद्युत धारा के प्रभाव से हैं। विद्युत धारा के कारण हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन इतना सारा चीज हो रहा है, हर एक चीज है, फिर ये विद्युत धारा है क्या, ये विद्युत धारा आया कहां से, ये कैसे जनरेट होता है, इन सभी बातों को अध्ययन करने के लिए बारीकी से इस वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप न करें, थोड़ा सा भी मिस न करें। और ये बात और ध्यान रखें कि ये कक्षा 10th के साथ साथ 12th के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत के बारे में। तो दोस्त, विद्युत शब्द का उत्पत्ति आज से 2500 वर्ष पूर्व, विद्युत शब्द के बारे में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। हाँ दोस्त, वही थेल्स जो कि थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। आपको थेल्स जो ज्योमेट्री में अपना एक प्रमेय दिए थे, वही थेल्स महोदय एक साइंटिस्ट भी थे, एक गणितज्ञ भी थे। तो वही थेल्स महोदय पहले तो वो साइंटिस्ट ही बने, उन्होंने ही सबसे पहले इस थेल्स के द्वारा विद्युत का खोज किया गया और यहीं से उनका साइंटिस्ट के लाइफ का शुरुआत हुआ। उसके बाद में जाकर के उन्होंने गणित में एक थेल्स का प्रमेय के नाम से अपना एक प्रमेय दिए ज्योमेट्री में, जो त्रिभुज के अनुपातिकता के बारे में बताता है, उनके भुजाओं के अनुपात के बारे में संबंध बताता है। हमको उन सभी बातों पर ध्यान नहीं देना है अभी, उसके लिए वीडियो फिर बनेगा। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स के विलोम, पाइथागोरस के विलोम, ये सभी वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। फिलहाल अभी ये थेल्स महोदय के बारे में थोड़ा सा बताना था, इसलिए मैंने बता दिया। तो थेल्स महोदय 2500 वर्ष पूर्व जो है अपने कक्षा पढ़ने जा रहे थे, उसी समय उन्होंने एक चीज अचानक से आकस्मिक रूप से देखा कि किसी पेड़ को, एक कलम को बाल से रगड़ करके जब उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के सामने लाया गया, तो वो छोटे छोटे टुकड़े उस कलम में सट रहे थे, चिपक रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है। हम लोगों के साथ ऐसी घटना बचपन में कई बार होते थे, और ऐसा पूछने पे टीचर हमें ये बताते थे कि आगे चलकर पढ़ना है, आगे समझ जाओगे। तो वैसे ही आगे चलकर समझने का अब समय आ गया है। तो दोस्त, वह एक विशेष गुण के कारण, एक विशेष चीज की उत्पत्ति हो जाती थी कलम पे, जिसके कारण वह अपनी ओर उस कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता था। जिस विशेष गुण को कहा गया विद्युत आवेश। क्या कहा गया? आवेश। देखो, उन्होंने ये बात आवेश के बारे में जब बताया, तो एक और वैज्ञानिक हुए, उन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने इनके बातों को सुन करके ये बताया कि आवेश का चालन कैसे होता है, आवेश कैसे होता है, ये विद्युत धारा है क्या। तो उनके बारे में स्टार्टिंग बताने का फ्रैंकलिन महोदय थे, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विद्युत दो भाग में बढ़ गया। विद्युत कितने भाग में बढ़ गए? दो भाग में। एक बटा चल विद्युत या विद्युत धारा, एक बटा अचल विद्युत या विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये दो भाग में बढ़ गए विद्युत, ठीक है। ये दूसरा भाग विद्युत स्थैतिकी के बारे में हम लोग को 12th में पढ़ना है, और इस क्लास में विद्युत धारा यानी कि चल धारा, चल विद्युत के बारे में पढ़ना है, विद्युत का बहाव पढ़ना है, और वहां पे चार्ज एट रेस्ट को हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि चार्ज एट रेस्ट के कारण ही हम लोग एक दूसरे के बाल में रगड़ करके उसको सटाते थे बचपन में, याद है ना। तो हाँ, वही है विद्युत स्थैतिकी के बारे में। आवेश का
वहीं पे रह करके एक गुण प्रदर्शित करना, अपने स्थिर जगह पे रह करके एक बल उत्पन्न करना, वहीं उसका विद्युत स्थिति के बारे में अध्ययन करना है। विशेष रूप से उसमें आवेश के बारे में अध्ययन करना है। और अभी हमको पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा हो या विद्युत स्थिति हो, इन सभी बातों को जानने से पहले हमको आवेश का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि आवेश का ही बहाव विद्युत धारा है। आवेश का बहाव, आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा है। तो यह आवेश है क्या, है ना, यह बात जानना जरूरी। तो आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है, वह विशेष गुण है, किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने परिवेश में एक बल उत्पन्न करता है, जिस बल को हम लोग विद्युत बल के नाम से जानते हैं। अगर कोई आवेशित कण, कोई आवेशित पदार्थ है, तो उसमें आवेशित होने का मतलब यह है, किसी पदार्थ का आवेशित होने का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी। इसी आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा गया, कमी या अधिकता के आधार पर। जब इलेक्ट्रॉन की कमी तो जस्ट उल्टा धनात्मक आवेश, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश। क्लियर, इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश, याद रहना चाहिए। तो इस आधार पर आवेश दो भाग में बटे थे। लेकिन अभी हमको ये बात भी, जितने बात बोल रहे हैं सभी लेवल है, सभी का उपयोग है, सभी जानना ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। तो अगर कोई आवेश Q मान लेते हैं, अगर कोई आवेश Q को यहां किसी परिवेश में रखेंगे, किसी परिवेश में रखने पर वह अपने चारों ओर एक बल उत्पन्न करता है, अपने चारों ओर के परिवेश में एक बल उत्पन्न करता है, जिस बल को विद्युत बल कहा जाता है, या फिर ये बल का अनुभव भी करता है। जैसे अगर दूसरा आवेशित कण यहां पे फिर रख दे, तो ये इसके कारण एक इस आवेशित कण के कारण ये आवेश एक बल का अनुभव करता है, वह भी विद्युत बल ही होता है। क्लियर है? तो आवेश के बारे में आप ये समझे कि आवेश वह विशेष गुण है जिसके कारण विद्युत बल की उत्पत्ति होती है, या फिर वह अपने चारों ओर एक बल का अनुभव करता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। क्लियर है? अब इन्हीं विद्युत बल के बारे में देखो, अभी विद्युत धारा नहीं, विद्युत आवेश के बारे में हमको अध्ययन करेंगे अच्छा से, तो फिर विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। और इन्हीं आवेशों के बीच जो बल उत्पन्न हुआ, वैद्युत बल जो उत्पन्न हुआ, इस वैद्युत बल के संदर्भ में एक और नए वैज्ञानिक का आगमन हुआ। इस आवेश की विशेषताओं को बताने के लिए, इस आवेश द्वारा लगे बल की विशेषताओं को बताने के लिए एक वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था कूलम्ब महोदय। तो कूलम्ब का नियम प्रतिपादन हुआ, कूलम्ब का नियम का प्रतिपादन हुआ। अब ये कूलम्ब का नियम क्या है, कूलम्ब के नियम क्या कहता है? तो कूलम्ब का नियम दो आवेशों के बीच, किसी परिवेश में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, तो दो तरह के बल लगते हैं, पहले उसके गुण पूछना। दो तरह के बल लगते हैं उन आवेशों के बीच। एक अगर समान है, दोनों आवेश अगर धनात्मक हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, अर्थात अलगाव होगा, वो एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, जिसे प्रतिकर्षण बल कहा जाता है दोस्त। तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। याद रहे आवेश के गुण में, आवेश अगर समान हो तो वो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेगा, अगर असमान हो तो आकर्षण बल उत्पन्न करेगा, अर्थात एक दूसरे को खींचेगा, बल से खींचने का काम करेगा। तो इन्हीं बलों का आकर्षण और प्रतिकर्षण के मान कितना होगा, इस बात को बताने के लिए इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। और पहला नियम कहा कि इनके बीच दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आवेशों के
परिमाण के गुणनफल, याद रखना चाहिए, गुणनफल के समानुपाती होते हैं। पहला नियम, हाँ बहुत आसान है, बहुत सरल है यार। पहला नियम क्या कहा कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 है ना, मान लेते हैं कि Q1 और Q2 है ना, तो Q1 और Q2 के बीच जो बल होगा ना, वह बल समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2, अर्थात इनके गुणनफल के समानुपाती होंगे। पहला नियम, पहला समीकरण, हम इससे विशेष फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। हाँ, अब दूसरा नियम कहा कि इन आवेशों के बीच की दूरी अगर हम r मानते हैं तो इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होते हैं। अर्थात अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q1 और Q2 के बीच की दूरी अगर r लेते हैं, मान लेते हैं कि r दूरी पर स्थित है दोनों, तो इस r के वर्ग के समानुपाती, अर्थात r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। इस दूरी के वर्ग के समानुपाती होते हैं, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये इक्वेशन 2, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो यहां से समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से क्या निकलेगा? आपको दोनों तरफ सेम बल ही है, तो बल यहां से समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यही कूलम महोदय ने आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया, ठीक है, कि ये आवेशों के बीच के जो लगने वाला बल है, उसके लिए नियम दिया कि उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, इसके आधार पर इस बल के जो लग रहे हैं, जो बल हैं, उनके लिए इसके लिए एक फॉर्मूला निकला। वो क्या था? वो फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हाँ, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, K Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये कूलम महोदय के द्वारा दिया गया, इनके बीच के बल का अध्ययन कराया हमको कि कैसे बल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम आवेश के बारे में लगभग कुछ बातें समझ चुके हैं और इसके गुण के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। और एक बात और आपको बता दें कि इन्हीं आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं दोस्त। हाँ, आवेशों के प्रवाह। अब आवेश के बारे में समझ रहे हैं ना कि आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने चारों ओर, जिसके कारण वह पदार्थ के चारों ओर एक विशेष प्रकार का बल का अनुभव कराता है, विशेष प्रकार का बल उत्पन्न करता है। तो आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। हाँ, कहलाता है। तो क्या आवेश का प्रवाह सभी चीजों में होगा? आवेश सभी चीजों से आवेश का प्रवाह होगा? नहीं। ये कहां से होगा? ये किसी चालक से होगा। अब किसी चालक से आवेश का प्रवाह क्यों होता है? तो दोस्त, आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, आवेश तो दोनों ही हो सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, उसके चारों तरफ उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोटॉन उनके नाभिक में होते हैं। और उसको निकलने के लिए, उसको प्रवाह के लिए, उसके प्रवाह के लिए अत्यधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह खुद ऑलरेडी नाभिकीय बल, जो कि सबसे शक्तिशाली बल है, नाभिकीय बल के द्वारा पकड़े गए रहते हैं। हाँ, वो नाभिकीय बल के द्वारा प्रोटॉन आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन का बहाव ही क्या है? आवेश का बहाव है।
तो इलेक्ट्रॉन का बहाव ही हम कह सकते हैं विद्युत धारा। तो चालक से ही इलेक्ट्रॉन क्यों प्रवाहित होते हैं? क्योंकि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं आवेश वही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है जिसे हम लोग कहते हैं आवेश, और आवेश का बहाव विद्युत धारा कहते हैं। तो आज के लिए विद्युत धारा का यही इंट्रोडक्शन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।